दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का पुनः हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो लेके आए हैं टॉपिक टाइमलाइन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों ये टॉपिक आपने बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से पढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का। बेसिकली ये टॉपिक ऐसा कोई हेडिंग फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल क्रिएटेड टॉपिक है जिसको हमने बोल दिया टाइमलाइन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहली बार जो ये टाइमलाइन आई थी ये मास्टर फिजिकल एजुकेशन की बुक में आई थी, और उसके बाद इसको काफी सारे ऑथर्स ने इसको काफी तरीके से डिफरेंट तरीके से अपडेटेड वे में कॉपी किया है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों आज जो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो करेंगे कि इस टॉपिक का इतना जरूरी अहमियत क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि फिजिकल एजुकेशन में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो समय समय पर होते रहे हैं और वो पर्टिकुलर ईयर में होते हैं, और उनका क्या पीछे का रीजन रहा है, कौन उनका कब वो एस्टेब्लिश हुए, कब वो फॉर्म हुए, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो दोस्तों उन्हीं सबको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम सभी लोगों ने एक उसको क्रमबद्ध तरीके से, क्रम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से हमने उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया है ताकि वो सभी साथियों को, जो भी बच्चे अभी हाल फिलहाल जितनी वैकेंसीज निकली हैं, चाहे वो DSSB की हो, चाहे वो NVS की हो, चाहे वो KVS वगैरह की हो, या फिर वो UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जो एक टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपके जो एंट्रेंस जैसे क्वेश्चन पेपर्स है वो तो आधे तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइमलाइन को मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस टाइमलाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है फिजिकल एजुकेशन टाइमलाइन, एंड दोस्तों दूसरी है हमारी स्पोर्ट्स की टाइमलाइन, राइट। ये स्पोर्ट्स की टाइमलाइन में हम स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स करते हैं, कॉमनवेल्थ कब शुरू हुए, ओलंपिक्स कब शुरू हुए, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में हम लोग करते हैं कि उसका करिकुलम कब बना, कौन सी कमिटीज आई, कौन से कॉलेज एस्टेब्लिश हुए, ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल एजुकेशन टाइमलाइन में करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी टाइमलाइन आज का। तो हमारा पहला इवेंट जो है वो है 1870। पहली बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम मतलब भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1870 में लाया गया। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे कि कैसे शिक्षा होगी, क्या है, बहुत सारी चीजें थी। तो ये 1870 में पहली बार लेके आया गया। अब ये 1870 में ही अब पहला जो इवेंट होता है हमारा, जो पहले ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये हालांकि खेल से भी संबंधित है बट ये फिजिकल एजुकेशन में भी मैंने इसको लिया है। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन जो बनी जिसको हमने कहा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। कमेटी से देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि IOC क्या है और IOA क्या है। तो याद रखना अगर कमिटीज में C आ रहा है दैट इज फॉर कंट्रीज, और जब भी कंट्रीज, सभी कंट्रीज की बात आएगी इसका मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ऐसे ही इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट डेमेट्रियस विकेलस, जो व्यक्ति थे वो थे। और 1894 से पहले 1892 में, 1890 में जो पेरी कुबर्टिन थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस करवाई ताकि इन गेम्स को, ओलंपिक खेलों को दोबारा रिवाइव कर सके। और याद करने की ट्रिक और है, आप लोगों को सभी को आसानी से याद आता है, 1896 में ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, तो उन खेलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जस्ट 2 साल पहले 1894 में ये कमेटी बनी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये एक अथॉरिटी है रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ओलंपिक गेम्स, और इसके बहुत सारे और भी काम है, बट होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस। हेडक्वार्टर्स इसके लिसाने स्विट्जरलैंड में है विद करंट 207 मेंबर्स। हालांकि 206, 205 आपको अलग अलग वैरायटी के तरीके से मिल सकते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच और इंग्लिश है। फ्रेंच इसीलिए है क्योंकि जो थॉमस बक थे, सॉरी जो पेरी कुबर्टिन थे, जो जिन्होंने इसको लेके आए थे, जो कुबर्टिन थे वो एक फ्रेंच मैन थे, दैट्स व्हाई फ्रेंच और इंग्लिश को मान्यता दी गई है। करंट प्रेसिडेंट थॉमस बक हैं जो 8 साल के लिए चुने गए हैं। फॉर 8 years ही वाज इलेक्टेड, राइट, ही इज इलेक्टेड फॉर 8 years। इसके बाद आता है दोस्तों भारत में पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी, पहली कॉलेज बनी, पहली संस्था बनी 1914 में, जिसको हम बोलते हैं हनुमान व्यायाम प्रशासक मंडल
अमरावती एस्टेब्लिश, HVPM के नाम से जानते हैं। तो हनुमान व्यायाम प्रसारक जो मंडल थी अमरावती में एस्टेब्लिश थी, और इनको वैद्य ब्रदर्स, दो भाई थे, दिस आर फाउंडेड बाय वैद्य ब्रदर्स, दो भाइयों ने इसको एस्टेब्लिश किया था, और जिन्हें हम पायनीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। पायनीज मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे वो, जिन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की। तो क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे पहले कौन सा कॉलेज बना था भारत में, जो फिजिकल एजुकेशन आया वो कहाँ सबसे पहले, तो वो हनुमान व्यायाम। उस समय 5 हफ्ते का कोर्स एक होता था उस समय, राइट। तो ये जब की बात है 1914 की। उसके बाद आता है 1920 YMCA मद्रास, जिसको आज की डेट में हम लोग चेन्नई में देखते हैं, एंड स्टार्टेड बाय HC बक, हैरी क्राउन बक। मैं आपको बता दूं, इस बारे में कोई नहीं जानता होगा, ये जो YMCA बना था, ये एस्टेब्लिश तो YMCA जो था वो बन तो पहले ही गया था 18 एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, बट ये 1920 में YMCA मद्रास में क्या करने आया। तो मैं आपको बता दूं कि 1919 में एक सैडलर कमीशन आया था। सैडलर कमीशन बोलते हैं इसको, सैडलर कमीशन आया था, और इस सैडलर कमीशन के अंतर्गत ही YMCA मद्रास 1920 में HC बक के द्वारा शुरू किया गया। ये HC बक जो थे, इनका पूरा नाम था हैरी क्राउन बक, और ये 1920 में ये पहले प्रिंसिपल बने, इसके प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट, जिन्होंने HC बक। और इसने क्या था, इसने बहुत सारे, एज दिस इंस्टीट्यूशन गेव अ मीनिंग टू फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन को एक मीनिंग दिया, एंड गेम्स लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, क्योंकि ये सारे के सारे गेम उस समय हमारा भारत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो ये जो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो US बेस्ड गेम्स थे, ये सभी के सभी गेम्स इंडिया में लेके आए। तो हैरी क्राउन बक, राइट, और ये अमेरिका से ही बिलोंग करते थे। तो ये सैडलर कमीशन 1919 में जो आया, उस सैडलर कमीशन के अंतर्गत ये आए थे, ये बात ध्यान रहेगी। और अभी जो हाल फिलहाल इनके जो प्रिंसिपल हैं, हाल फिलहाल जो प्रिंसिपल हैं, वो है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम। तो ये जो है, और ये आपको बहुत ही वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, और आपको बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में पैफी के साथ जुड़े हुए, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उनके साथ जुड़े हुए, और उनकी कॉन्फ्रेंसेस में आपको फेसबुक वगैरह पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो राइट नाउ ही इज द प्रिंसिपल ऑफ YMCA। मूविंग टू द नेक्स्ट इमेज, या मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ वी आर कमिंग टू 1925, जिसको हम बोलते हैं 1925 में क्या हुआ था। ऐसी ये बहुत बड़ी टाइमलाइन है, एक क्लास में इसको खत्म नहीं किया जा सकता है ना। सो 1925 में क्या हुआ, 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, जिसको बाद में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कहा गया, हुआ क्या था कि 1920 में ही बहुत सारी एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटीज की आई। 1920 में उनकी एक कमेटी फिक्स हुई, 1920 में शिमला में, राइट। सॉरी 1920 में, तो 1920 के आसपास ही शिमला में उनकी एक कमेटी हुई, ठीक है। 1920 में भी हुई, 1924 में भी हुई। 1924 में शिमला में एक कमेटी हुई कि भाई सारे के सारे जितने भी वाइस चांसलर थे वो सब इकट्ठे हुए, और उन्होंने बोला कि एक ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, राइट, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बन गया। बाद में इसको जो मान्यता प्राप्त हुई, जो सोसाइटी एक्ट के अंडर थी, वो जो मान्यता प्राप्त हुई थी, वो हुई थी बेटा 29 सितंबर को, 29 सितंबर 1967 को इसे मान्यता प्राप्त हुई। 1967 के बाद 1973 के अंदर इसका इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड से नाम बदलकर ऑल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कर दिया गया, राइट। और तब से ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज चलती आ रही हैं, और जिसका काम सिर्फ सिंपल सा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बोले तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, एंड मैं आपको बता दूं इन यूनिवर्सिटीज के अंदर 13 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बांग्लादेश वगैरह की, और हमारे जो आसपास के जो हमारे देश हैं, साथी देश हैं, उनमें से भी यूनिवर्सिटीज हैं। 13 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं उनमें से। तो ऐसे सारी यूनिवर्सिटीज का एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का इन्होंने एक गढ़ बना लिया, जिसमें कि स्पोर्ट्स को परफॉर्म करते हैं, राइट। और जो इसमें सबसे ज्यादा ट्रॉफी, मतलब जो सबसे ज्यादा जीतता है, मेडल्स जीतता है, आपको पता है कि उसको एक अवार्ड भी दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसमें कि इंडिविजुअल्स को, जो यूनिवर्सिटी को है ट्रॉफी मिलती है, राइट। तो उसमें कुछ कैश प्राइज भी मिलता है, वो भी आएंगे धीरे धीरे। सो दिस वाज द थिंग। अब बात करते हैं 1925 के बाद
आता है 1927। 1927 में आता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पहले ही बता दिया था IOA, भारत को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम होता है कि जितने भी नेशनल एथलीट, जितने भी एथलीट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने वाले हैं, भारत के जितने भी एथलीट्स हैं उन सबको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना, राइट। सबसे पहले ये जो फॉर्म की गई थी, ये सर दोराबजी टाटा ने, दोराबजी जमशेदजी टाटा जी ने इनको फॉर्म किया था, राइट। और वही थे, और ये जो बॉडी है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडियन एथलीट्स एंड इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल एथलीट्स के लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल। करंट प्रेसिडेंट एक गलत लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पीडीएफ पुरानी ली है। राइट नाउ जो इसके करंट प्रेसिडेंट है बेटा वो है जो मैडम है, जो पीटी उषा, जिसे हम उड़न परी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो लेटेस्ट बनी है। और इनके जो इलेक्शन होते हैं वो हर 4 इयर्स में 1 टाइम होते हैं, हर 4 साल में इनको चुना जाता है। आई कैन से 4 साल में इलेक्शन होते हैं, एवरी 4 ईयर में इलेक्शन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 1927 में कब बनी, ऑब्वियसली। और ध्यान रखना, पहली बार अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि 1928 में इंडिया का फर्स्ट गोल्ड आया था इन हॉकी, फर्स्ट गोल्ड इन हॉकी, हॉकी के अंदर पहला गोल्ड आया था। तो आपको तो मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, ओलंपिक 1896 में मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए तो उससे 2 साल पहले 1894 में बनी। भारत का पहला गोल्ड जब आया था उससे जस्ट 1 ईयर पहले IOA बनी। ये सारे ईयर इतने बैक टू बैक होते हैं कि इनको ना किसी तरीके की रेफरेंस से ही याद करना पड़ता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, 1931 में आते हैं। 1931 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं है। 1931 में जो हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद में बना था। आज इसको ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इसको ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 19 जो कि जिसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत पहले 1931 में हुआ था। 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो लखनऊ में है वो स्टार्ट हुए थे। इसके बाद कुछ एज फिजिकल एजुकेशन का कुछ नहीं। 1936 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो थे उन्होंने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिए बर्लिन ओलंपिक्स में। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स थे और उन्हें बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे। ये कभी नहीं पूछा जाता बट इट्स अ टाइमलाइन। हमारा काम है आपको एक एक छोटे से छोटे फैक्ट तक अवगत करवाना। पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सीक्वेंसिंग बोला जा सकता है कि सीक्वेंस करो क्वेश्चंस को, राइट। आजकल वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हाँ हाँ बस ईयर पूछ लिया और छुट्टी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इट्स 1938 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांडिवली मुंबई, ये भी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मेन आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से असली फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि इस समय जो हमारा भारत देश था, वैसे तो विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पर इस समय हमारा जो भारत था वो काफी अग्रसर हो चुका था, ठीक है। और हमारी जो आजादी के हम काफी करीब धीरे धीरे पहुंच रहे थे। 1945 तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आया। अब मुझे आप लोगों से बस यही बताना है कि टेक्निकल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जैसे ITI टाइप है, जिसमें आपको मोर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती है, वोकेशनल एजुकेशंस दी जाती हैं। वही सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एजुकेशन। ये बात ध्यान रहेगी। तो टेक्निकल एजुकेशन में यही है जिसमें लर्नर को जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज मैनुअल बेस्ड, एकेडमिक नहीं होती है, टोटली स्पेसिफिक ट्रेड पर्टिकुलर, जैसे ITI में पर्टिकुलर आपको जैसे किसी भी चीज का इंजीनियर बना देते हैं उस तरीके के। तो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन होते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग होती है, CTE होती है। CTE को हम बोलते हैं कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, CAREER, कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं ऑल इंडिया AICTE, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। पेपर में कंफ्यूज नहीं हो जाए, टीचर एजुकेशन, ट्रेनिंग एजुकेशन, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं। ये एक ऑल इंडिया, जब भी कभी वर्ड आ जाता है ऑल इंडिया या नेशनल, दैट मींस इट्स अ नेशनल लेवल काउंसिल रिस्पांसिबल फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कि भारत में किस प्रकार से लोगों को हैंडी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उस चीज पे ये टोटली बेस्ड था, राइट। उसके बाद आता है 1948 में, बहुत बार पूछा गया पेपर में, ताराचंद कमेटी। 1948 में दो चीजें हुई थी। तो पहली जो हमने बोला, हम कहेंगे इसको कि ताराचंद कमेटी आई, ताराचंद कमेटी इंट्रोड्यूस हुई,
ठीक है। ताराचंद कमेटी में उस समय जो चेयरमैन थे मैं आपको बता दूं, मिस्टर निरंजन रॉय थे। निरंजन रॉय ये उस समय के प्रेसिडेंट थे दोस्तों। तो क्या था कि दिस वाज द फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की पहली ऐसी कमेटी थी हु गेव सेवरल रिकमेंडेशन, जिन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। ठीक है। या इनका एक रिकमेंडेशन ये था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इनका एक सिंगल रिकमेंडेशन जैसे ये था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट, एक ऐसा सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाया जाए ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, प्लस सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है, मतलब जो स्कूल थे, मतलब जो एक एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो इन्होंने ये भी कहा कि उन कॉलेजेस में एक एक कोर्स की जगह दे शुड बी ऑफ अदर कोर्सेज, दे शुड इंक्लूड अदर थिंग्स एज वेल उसको। ठीक है। तो ये इनकी दो मेन रिकमेंडेशन थी। और साथ ही साथ तो ताराचंद कमेटी पहली कमेटी थी जिसने, जो एक फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी थी जिन्होंने बहुत सारे शारीरिक शिक्षा के लिए और जो कॉलेजेस थे उन कॉलेजेस के लिए मतलब अलग अलग कोर्सेज भी साथ साथ की, भाई एक कोर्स से नहीं, इसको मल्टी लेवल बनाना पड़ेगा। प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन खोलने की बात की गई थी कि भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऐसा फिजिकल एजुकेशन का खोले। तो ताराचंद कमेटी, और ताराचंद कमेटी के उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, मिस्टर निरंजन रॉय थे। साथ ही साथ 1948 में दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी बनी, जो फॉर्म्ड ऑन 15 जुलाई 1948। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है ये काफी मतलब 99.9% तक बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन आप जैसे विकिपीडिया को देखते हो, विकिपीडिया इज एडिटेबल, आप उधर 16 जुलाई देख सकते हो, 14 जुलाई देख सकते हो, ऐसी चीजें देख सकते हो। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक यूथ आर्मी है, बेसिकली यूथ लोगों को फॉर जितने भी सोशल सर्विस है उन सब के लिए, फॉर आर्मी सर्विसेज के लिए सब प्रिपेयर करती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। बेसिकली एक हम इसको इन शॉर्ट कहते हैं यूथ आर्मी। ठीक है। तो एक इस तरीके की ये जो है एनसीसी है। ठीक है। इसमें हम लोग और क्या देखते हैं कि इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है भाई, आप देख रहे होंगे, द मोटो इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्लियर रहेगी बात? यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को, एथलीट्स को प्रिपेयर, एथलीट्स कह रही हूँ, मतलब जो ये जो एनसीसी है इनका मतलब जैसे वॉलेंट्री होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। यूथ विंग होती है इंडियन आर्म फोर्सेस के, इंडियन आर्म जो फोर्सेस हैं, जो 3 फोर्सेस हैं, उन यूथ लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और हाल फिलहाल जो इसके जो मैं कहती हूँ डायरेक्टर जनरल बोलेंगे हम, डायरेक्टर जनरल जो है वो है, डायरेक्टर जनरल है जी इनके लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिरपाल, शायद गुरबिरपाल सिंह है इनके हाल फिलहाल। ठीक है। और ये है, तो ये बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है जो जनरली आप पढ़ते पढ़ते देखो, फिर अगर आपको ओवरव्यू बेसिक पता चल गया तो उसके बाद आप इसको आराम से जाके और इन डिटेल पढ़ सकते हो पर्टिकुलर। ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेक्स्ट आता है 1948 से 1947 1949। ये एक कमीशन था जिसको हम एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हेडेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके रेस्पेक्ट में हम लोग टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये जो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं, ये एस्टेब्लिश हुआ। और इस एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या था? देखो, राधा कृष्ण टीचर्स डे तो उनसे ही मनाया जाता, मतलब शिक्षा, तो ये व्यक्ति भी शिक्षा से रिलेटेड थे। तो ध्यान रखना कि इसका कमीशन का एक काम था कि दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड टू चेक द प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एजुकेशन। जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय थे, कि उस समय पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनके लिए रिकमेंडेशंस, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना इस कमेटी का काम था। इस कमेटी के लिए जो सेशन जो था इट वाज 1948 टू 49। सो इस कमेटी का मेन काम था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन चल रही है उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं।
बिकॉज इट वॉज हेडेड, जो उनके नेतृत्व में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में की गई थी। तो ये बात आती है। इसके बाद आती है 1950। तो 1950 में जो बना वो बना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन फॉर्म। तो ये CABPER, देखो बात ही कह रहा है सेंट्रल और बात कह रहा है एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी मतलब सेंट्रल लेवल पे एडवाइज करने के लिए एक ऐसा बोर्ड बनाया गया था जो शारीरिक शिक्षा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ कमियां हैं, कैसे सर्विसेज देनी है, इन सबको एडवाइज करने के लिए इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन हुआ था। This was formed to advise government on all matters pertaining to physical education। मतलब कि जितने भी मैटर शारीरिक शिक्षा से संबंधित थे उन सभी को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए इस कमेटी का फॉर्म किया गया था। बाद में बहुत सारी चीजें भी आई थी, मैं आपको बताऊं, बाद में कई बार पूछा भी जाता है कि भाई बाद में जैसे मैं कहूँ एडॉग इंक्वायरी कमेटी, कुंजरू कमेटी, ऐसे बड़ी सारी कमिटीज आई थी, क्या पता कौन सी इसने रिकमेंड की हो, बट इसका काम था एडवाइस करना गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो इनका 1950 दैट वाज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिसको हम फुल फॉर्म कहते हैं CABPER। इनका काम था एडवाइस करना कंप्लीट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। सो दिस वाज द थिंग, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। इसके बाद आते हैं हम 1951 पे। 1951 में इट वाज द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली। पहले एशियाई खेल न्यू दिल्ली में हेल्ड हुए थे, ठीक है। और दिस गेम्स व्हाट वाज दीस गेम्स एनकरेज द इंडियन यूथ। भारतीय लोगों को बहुत मोटिवेट किया गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। दे आर ऑफ इंटरनेशनल लेवल, विभिन्न देशों से इनमें भाग लिए गए थे। तो दोस्तों अब आते हैं हम 1953 पे, राजकुमारी अमृत कौर स्कीम। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर स्कीम आई। राजकुमारी अमृत कौर, एक मैं बता दूं, राजकुमारी अमृत कौर जी पहले थी क्या? राजकुमारी अमृत कौर जी हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, कैबिनेट मेंबर रही हैं। उस समय पे 1953 में 15 कैबिनेट मेंबर्स थे, उनमें से एक कैबिनेट मेंबर राजकुमारी थी। और राजकुमारी अमृत कौर जी की खास बात ये थी कि ये फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी। इसको आप लिख सकते हो, फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी। ये पहली विमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग, और ये हेल्थ मिनिस्टर रही। तो इन्होंने ही राजकुमारी अमृत कौर स्कीम एक्शन में आई, और इनका काम क्या था कि इस स्कीम के अंडर 75,000 समथिंग अमाउंट फॉर डेवलपिंग ऑफ 4 गेम्स के लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था कुछ अमाउंट, जिसमें कि वो लोग इंडियन कोचेस को ट्रेन करते थे और बाहर से एक फॉरेन कोच को हायर कर लेते थे। तो बेसिकली ये इसलिए आई थी क्योंकि इससे जस्ट पहले भारतीय लोगों का प्रदर्शन देख के उन्हें लगा कि भाई खिलाड़ी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, पर उन्हें ये कमियां आई, और इन कमियों को पूरा करने के लिए, या मैं कहूं दिस स्कीम वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एथलीट, लोगों को एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन उन ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ कोचेस। तो कोचेस क्रिएट करेंगे तभी तो हमारे उतने एथलीट तैयार होंगे। तो उस चीज के लिए राजकुमारी अमृत कौर स्कीम जी बिल्कुल एक्शन में आई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए हमारा जो है इतना ही करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, आप देख सकते होंगे डिस्क्रिप्शन में इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें इस टाइमलाइन से आगे की चीजें हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे फिजिकल एजुकेशन का इतिहास, हिस्ट्री वगैरह आपकी आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और देखने के बाद जरूर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज हमारे अपने रिव्यूज भी दीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपको समय समय पर देते रहें। ठीक है दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।